नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में 76 साल के एक पुजारी को 7 और 9 साल की 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ितों को शारीरिक और भावनात्मक आघात के लिए 7,50,000 रुपए का मुआवजा भी दिया गया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विजेता सिंह रावत ने फैसले में कहा, दोषी पेशे से पुजारी था और उसने मंदिर के पवित्र परिसर में बच्चों के साथ अपराध किया। उसने पीड़ितों और जनता के भरोसे और सम्मान को धोखा दिया। मुकदमे के किसी भी चरण में कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया गया। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यदि उदारता दिखाई जाती है तो ये न्यायालय उन बच्चों को निराश करेगी जिन्होंने मामले को आगे बढ़ाने के लिए सभी बाधाओं का सामना किया। इन पीड़ितों को भविष्य के लिए भयभीत किया गया है। यदि ऐसे शिकारियों आजाद कर दिया गया और दूसरे बच्चों को खतरे में डालने के लिए उन्हें घूमने की अनुमति दी गई तो अदालत भी अपने कर्तव्य में विफल होगी। केरल हाईकोर्ट ने एक पति द्वारा दायर 2 अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप तलाक का दावा करने का एक वैध आधार है। हालांकि भारत में वैवाहिक बलात्कार को दंडित नहीं किया गया है। दरअसल पति ने अपनी अपील में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागत की खंडपीठ ने पत्नी को तलाक की मंजूरी देते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। पत्नी की स्वायत्तता की अवहेलना करने वाले पति का अनैतिक स्वभाव वैवाहिक बलात्कार है। हालांकि इस तरह के आचरण को दंडित नहीं किया जा सकता है। ये शारीरिक और मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। आधुनिक सामाजिक न्याय शास्त्र में विवाह में पति पत्नी को समान भागीदार के रूप में माना जाता है और पति पत्नी पर उसके शरीर के संबंध में या व्यक्तिगत स्थिति के संदर्भ में किसी से श्रेष्ठ अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पति द्वारा उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार के अलावा और कुछ नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बांग्लादेशी नागरिक महिला को उसके मूल देश वापस भेजने की अनुमति दी। कोर्ट ने देखा कि उसकी हिरासत अवधि पूरी होने के बाद भी उसे सुधार गृह में रखा गया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा इस आशय का एक प्रतिनिधित्व अस्वीकार किए जाने के बाद प्रत्यावर्तन की न्यायालय से मांग करते हुए तत्काल याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक ने कहा कि याचिकाकर्ता को अब भारत के सुधार गृह में रहने की आवश्यकता नहीं है और चूंकि याचिकाकर्ता बांग्लादेशी नागरिक है इसलिए याचिकाकर्ता को उसके मूल देश में वापस भेजने की अनुमति देना उचित होगा। याचिकाकर्ता को वर्तमान में सुधार गृह में रखा गया है, इसलिए सुधार गृह उसके निर्वासन के उद्देश्य के लिए उचित उपाय या कदम उठाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता और हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रमाकांत शर्मा और राज्य के अन्य अधिवक्ताओं के कोविड-19 के कारण हुए दुखद निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से एक फुल कोर्ट सभा का शुक्रवार को आयोजन किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश HP फुल कोर्ट रेफरेंस में हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस संदीप शर्मा, जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया, जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ और जस्टिस सत्यन वैद्य मौजूद थे। दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को दिल्ली सरकार और छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को जारी 2 आदेशों को रद्द करने वाले एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के बीच छात्रों से निजी स्कूलों द्वारा वार्षिक फीस और डेवलपमेंट फीस की वसूली करने से रोक दिया गया था। अधिवक्ता खगेश झा ने जस्टिस फॉर ऑल NGO और अन्य निजी अपीलकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले ने स्कूल फीस को विनियमित करने के दायरे को प्रतिबंधित कर दिया, जिसका उद्देश्य छात्रों और उनके माता पिता के शोषण की अनुमति देना नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को टिकरी बॉर्डर पर किसान कानून विरोधी एक प्रदर्शनकारी से रेप के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पीड़िता की मौत हो चुकी है।
जस्टिस राजेश भारद्वाज की खंडपीठ मामले को एक गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत की रियायत के काबिल नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा हिरासत में की गई पूछताछ उचित प्रतीत होती है। ये देखते हुए कि जमानत आवेदक के खिलाफ बलात्कार और अपहरण के विशिष्ट आरोप है, अदालत ने कहा कि वो याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकती है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में बनने वाला हर भवन अपने एक विशिष्ट नाम से जाना जाएगा। उनका जल्द ही नामकरण होगा। ये नाम काशी की संस्कृति, साहित्य, जीवन शैली आदि से जुड़े होंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन शहरवासियों के बीच एक प्रतियोगिता कराएगा। प्रतियोगिता में अधिक लोगों की पसंद के नाम भवन से जोड़े जाएंगे। करीब 52,000 वर्ग मीटर में बन रहे कॉरिडोर परिक्षेत्र के भवनों के साथ मंदिर परिसर की चारों दिशा में निर्माणाधीन प्रवेश द्वारों के भी नामकरण होंगे। अभी ये प्रवेश द्वार संख्या के आधार पर पहचाने जाते हैं। विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए पहले भी 4 प्रवेश द्वार थे। चौक विश्वनाथ मार्ग पर पड़ने वाले गेट को VIP, छत्ता द्वार और ज्ञानवापी गेट के नाम से जाना जाता था। गौदौलिया चौराहे से आने वाले मार्ग के गेट को ढूंढीराज प्रवेश द्वार, दशाश्वेत घाट, ललिता, कालिका गली से मंदिर जाने वाले प्रवेश मार्ग को सरस्वती द्वार और मणिकर्णिका घाट से आने वाले मार्ग के प्रवेश द्वार को नीलकंठ गेट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में नीलकंठ व सरस्वती गेट का अस्तित्व खत्म हो गया है। उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला सामने आया है। ईडी ने शुक्रवार को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 5 डायग्नोस्टिक फर्मों के टॉप अधिकारियों के घरों और ऑफिस की तलाशी ली। इस दौरान फर्जी बिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, संपत्ति के कागजात और 30.9 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। जांच एजेंसी ने जिन कंपनियों पर छापा मारा उनमें नोवस पाथ लैब्स, DNA लैब्स, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, डॉक्टर लालचंदानी लैब्स और नलवा लैबोरेटरीज शामिल है। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नोएडा और हिसार में तलाशी ली गई। राज्य सरकार इन्हें पहले 3 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताया है और कहा है कि इसका कोई माय बाप नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा समय में सोशल मीडिया एक तरह से बेलगाम घोड़ा है और इस पर लगाम कसने के लिए प्रशिक्षण और तैयारियों की जरूरत है। लखनऊ में आयोजित सोशल मीडिया वर्कशॉप में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी IT सेल के वर्कर्स और अधिकारियों से ये बातें कही। इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क करते हुए चेताया कि अगर वे सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर वे मीडिया ट्रायल का शिकार हो सकते हैं। पेगासस जासूसी कांड विवाद का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी के IT सेल के कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए और किसी मोहरत का इंतजार मत कीजिए। पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पॉर्न फिल्म केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और रेयान थोर्प की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें मैजिस्ट्रेट अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी और तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। दरअसल हाईकोर्ट ने अश्लील फिल्मों के निर्माण और ऐप के जरिए इसके प्रदर्शन के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले कारोबारी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प याचिकाओं पर बीते सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था कि इस पर बाद में फैसला सुनाया जाएगा। पुलिस ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मुंबई अपराध शाखा द्वारा इस साल फरवरी में दर्ज मामले की जांच में कुंद्रा सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने सबूतों को नष्ट कर दिया। पुलिस के इस दावे का कुंद्रा के वकील ने खंडन किया। अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा 45 और थोर्प ने अपनी याचिकाओं में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दलील दी थी कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41A के तहत उन्हें नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। दोनों ने याचिका में उच्च न्यायालय से उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश देने और गिरफ्तारी के बाद एक मैजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के 2 आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।